Hello dear students, welcome to Success Classes. Today we are going to start with second lesson, Joint Stock Company of Secretarial Practice SP of 11th Commerce. आज हम 11th Commerce का second chapter start करने वाले हैं जो है Joint Stock Company. Joint Stock को हिंदी में संयुक्त स्टॉक कंपनी भी कहा जाता है. जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था वो इंग्लैंड में 1760 में हुआ था. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट व्हेन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुआ था ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टुक प्लेस इन इंग्लैंड. कहाँ पर हुआ था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन? इंग्लैंड में हुआ था. और कब हुआ था? 1760s में हुआ था. इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एक सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था हमारी हिस्ट्री में जिसमें एग्रीकल्चर से हम हैंडीक्राफ्ट इकोनॉमी में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में हम लोग ट्रांसफॉर्म हो गए. यानी बहुत सारी चीज़ें हमारी चेंज हो गई. इंडस्ट्रीज़ का बनना शुरू हो गया. सो इट वाज अ मेजर इनोवेशन. सबसे इम्पॉर्टेंट, बिफोर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन प्रोडक्शन वॉज डन मैन्युअली. लोग खुद काम कर खुद प्रोडक्शन करते थे. जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देखती हूँ. जैसे आप आटा पीसने का काम है, अभी चक्की में होता है बराबर. हम आटा देते हैं और वो हमको पीस कर देते हैं. पर पहले क्या करते थे लोग? उसको हाथ से, पत्थर की, स्टोन की ग्राइंडिंग मशीन बनाकर हाथ से उसको करते थे. उसको बोलते हैं मैन्युअली करना. ओके, सो थिंग्स वेर डन मैन्युअली. नाउ मैन्युअली मीन्स यूजिंग द हैंड्स. अपने हाथों का इस्तेमाल कर लोग उस काम को करते थे. लिमिटेड कैपिटल वॉज नीडेड एंड ऑफन प्रोडक्शन वॉज डन एट होम. घर पर ही प्रोडक्शन होता था. जैसे आचार पापड़ बनाने की कोई फैक्ट्री नहीं होती थी. किसी भी चीज़ को, कपड़ा भी जो है सूत हाथ पर ही बनाया जाता था. हाथ से ही लोग स्वेटर सिलते थे. आपने देखा होगा बहुत सारे लोग अभी भी करते हैं. मतलब जो पुराने ज़माने के हैं जिनको आता है वो लोग करते हैं. सो सब लोग पहले क्या करते थे? हाथ से ही प्रोडक्शन, हाथ से ही चीज़ों को बनाते थे और उन चीज़ों को सेल करते थे या यूज़ करते थे. पर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद क्या हो गया कि लोकल मार्केट्स रीजनल, नेशनल और इंटरनेशनल भी होने लगे. एक जगह से दूसरे जगह भी सामान को पहुंचाना ईजी हो गया. ट्रांसपोर्ट आ गया हमारे बीच में. रेलवे बन गई, रेल बन गई, बसेस बन गई, टैक्सीज बन गई. सो एक जगह से दूसरे जगह जाना भी ईजी हो गया और उसके साथ साथ चीज़ों को इंडस्ट्रीज़ में बनाना भी शुरू हो गया. यानी देयर वेर मेनी इंडस्ट्रीज फॉर्म्ड इन द मार्केट टू मेक मेनी गुड्स एंड प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज. प्रोडक्शन करने के लिए, गुड्स बनाने के लिए इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई. दैट इज कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो 1760s में हुआ. सो बिजनेस चेंज हो गया. बिजनेस वर्ल्ड जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो गया. जैसे गुड्स का बेचना, गुड्स का बनना पूरी तरीके से चेंज हो गया. ठीक है. सो वो होने के बाद वहाँ पर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में भी फर्क आ गया. जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनने लगी बहुत सारी. बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यानी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लोग एक साथ आकर उस बिजनेस को परफॉर्म करते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. बिजनेस करने के लिए वो ऑर्गेनाइजेशंस एक साथ आती है, इसलिए उन्हें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है. यहाँ पर हम फॉर्म्स यानी टाइप्स भी आप उसको बोल सकते हैं. 6 टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हम स्टडी करने वाले हैं. ठीक है. सो वो जो 6 टाइप्स के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है वो है, सबसे पहला है सोल ट्रेडिंग कंसर्न. या ये जो टाइप्स है ये आपको अच्छे से स्टडी करना है और याद रखना है. ठीक है. सबसे पहला है सोल ट्रेडिंग कंसर्न. Second is joint Hindu family business. Third is partnership firm. Fourth is limited liability partnership. Fifth is cooperative society. And sixth is joint stock company. इस तरीके से ये फॉर्म्स यानी टाइप्स है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस के जो हम स्टडी करने वाले हैं. सबसे पहला टाइप हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है सोल ट्रेडिंग कंसर्न. और सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. ये भी एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ही है. इट इज ओन्ड, मैनेज एंड कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन. एक ही पर्सन इसमें क्या करता है, उसको ओन करता है, वो उसका मालिक रहता है
उसको मैनेज करता है यानी संभालता है, और कंट्रोल करता है यानी पूरी जितनी भी एक्टिविटीज है वो पूरी एक्टिविटीज एक ही इंसान करता है, इसलिए वो सोल ट्रेडर कहलाता है। ठीक है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को वन मैन बिजनेस भी कहते हैं। अ पर्सन हु कंडक्ट्स द बिजनेस इज कॉल्ड सोल ट्रेडर। जो भी इंसान इस बिजनेस को करता है उसको हम सोल ट्रेडर कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स है सोल ट्रेडर के, वो है जैसे किराना शॉप ओनर है, कोई किराना शॉप है आपके यहाँ पर, तो जो वो उसको ओन करता है ना वो सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ट्यूटर है, कोई एक टीचर है जो आपको पढ़ाने आती है घर पर, तो वो सोल ट्रेडर है, अकेली मालिक है ना, इसलिए दैट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ग्राफिक डिजाइनर है, इलेक्ट्रिशियन है जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी का काम करने आता है, वो सोल ट्रेडर है। कोई गार्डनर है जो गार्डन का काम करता है, वो भी सोल ट्रेडिंग कंसर्न के एग्जाम्पल्स है। एक ही इंसान उसका ओनर होता है, उसको कहते हैं हम सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ये जो सोल ट्रेडर है ये बहुत इजीली चालू हो जाता है। बार्बर का शॉप है यहाँ आपके यहाँ, ब्यूटी पार्लर में लोग जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर के ओनर भी एक ही इंसान रहता है ज्यादा करके, तो दैट इज अ सोल ट्रेडिंग कंसर्न। सो इसके कुछ फीचर्स है जो हमको स्टडी करने हैं। ठीक है, इस पे आपको शॉर्ट नोट आ सकता है। सो कोई भी सेपरेट लॉ नहीं है, गवर्निंग एक्ट, गवर्नमेंट इसके लिए कोई भी लॉ बनाया नहीं है। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में याद रखना एक ही ओनर रहता है, वन ओनर, और उसको वन मैन बिजनेस भी कहते हैं। जो कैपिटल है यानी इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब अगर समझो मुझे ब्यूटी पार्लर चलाना है तो उसको चलाने के लिए या तो मैं जगह भाड़े पर लेती हूँ या तो वो शॉप को खुद खरीद लेती हूँ। सो उसका जो कैपिटल है यानी जो पैसे इन्वेस्ट करती हूँ मैं अकेले खुद करती हूँ, इसलिए वन ओनर। कैपिटल में थोड़ा ही डालूंगी, रेंट भी भरूंगी तो समझो 20,000 तक भरूंगी, तो आई एम अ सोल ट्रेडर। देयर इज नो डिविजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एक ही ओनर है बराबर। समझो अगर दो लोग एक साथ बिजनेस चलाते तो ही उसका जो प्रॉफिट है यानी फायदा वो भी दो लोगों में बंटता है, 50-50 बंटता है। जो लॉस है यानी जो नुकसान होता है वो भी दो इंसानों में बंट जाता है। पर यहाँ पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, एक ही इंसान ओनर है, तो प्रॉफिट और लॉस किसी में भी बंटता नहीं है। जितने भी डिसीजन है, डिसीजन जितने भी लेते हैं वो भी एक ही इंसान लेता है, क्योंकि एक ही इंसान ओनर है तो वही इंसान क्या करता है फिर डिसीजन ले लेता है। देन यू कैन मेंटेन मैक्सिमम बिजनेस सीक्रेसी। सीक्रेसी यानी आपके बिजनेस के जितने भी सीक्रेट्स है यानी ऐसी बातें जो आपको किसी को नहीं बतानी। ठीक है, सो वो जो सीक्रेट्स है वो भी एक ही इंसान के पास रहता है। आप जब किसी को बताएंगे ही नहीं तो वो चीज किसी को पता ही नहीं चलती। तो सीक्रेट्स यानी जो हम दूसरों से छुपाते हैं, जैसे आप कुछ बनाते हो, समथिंग विच इज केप्ट हिडन, छुपा के रखते हैं हम, उनको हम सीक्रेट्स कहते हैं। तो जो सीक्रेट्स है वो एक ही इंसान के पास रहते हैं। अगर दो इंसान रहते हैं तो दो लोगों को पता रहता है, तो चांसेस होते हैं कि कोई इंसान किसी को बता दे। पर यहाँ पर सोल ट्रेडर है, एक ही इंसान ओनर है, तो बिजनेस में सीक्रेसी यानी आपके सीक्रेट्स आपके पास ही रहते हैं। नेक्स्ट इज लाइबिलिटी। अब एक नया वर्ड आप सीख रहे हैं, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मीनिंग क्या होता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, अगर समझो किसी ने आपको 100 रुपए दिए तो आप लायबल हो गए कि आप उतने 100 रुपए क्या करो, उसको रिटर्न करो। सो इसको बोलते हैं लायबिलिटी। जैसे आपने बैंक से कुछ लोन लिया, ठीक है, आप हर महीने कुछ उस पे इंस्टॉलमेंट पे करते ना, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप उतने पैसे नहीं पे करते तो बैंक क्या करेगी? आपको आकर पुलिस में भी डाल सकते हैं, जेल में भी डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप किसी से लोन लेते हैं तो वो पैसे आपको पे करने पड़ते। जैसे टैक्स है, गवर्नमेंट को हम टैक्स पे करते, तो वो हमारी लायबिलिटी है कि हम उतना टैक्स पे करें। ठीक है, इसको हम कहते हैं लायबिलिटी। जैसे आप रेंट पे करते तो रेंट पे करने के लिए भी आप लायबल है यानी लीगली रिस्पॉन्सिबल है। आपको उतने पैसे पे करने पड़ते, नहीं तो आपको वो लीगली कैच कर सकते हैं ना। जैसे आपके ऊपर केस हो सकता है अगर आप उतनी चीज़ों को पे ना करें तो। गवर्नमेंट लॉ
इसकी मदद से आपको पे करना पड़ता है। यानी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, जितना भी नुकसान होगा, अगर समझो आप सोल ट्रेडर है, आप एक पार्लर चला रहे तो पार्लर में कस्टमर आए या ना आए, पर आपको उतना रेंट पे करना पड़ता है, बराबर है। सो आपकी जो लायबिलिटी, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनलिमिटेड हो जाती है। दूसरी बात है इसमें जो नेक्स्ट फीचर है, नो सेपरेट लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस यानी क्या कि आप लीगली, क्या हो जाता है आपका बिजनेस लीगली, जैसे अभी एक कंपनी है, बराबर है, कंपनी का नाम समझो XYZ कंपनी, तो वो कंपनी ने अगर समझो अच्छा काम नहीं किया, ठीक है, तो हम उस कंपनी के नाम पर केस कर सकते हैं, हाँ, कोर्ट में जाकर वो कंपनी के नाम पर केस कर सकते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सेपरेट लीगल स्टेटस। अलग से उसका लीगल स्टेटस आ जाता है, इसलिए उसको सेपरेट लीगल स्टेटस कहा गया है। पर सोल ट्रेडिंग कंसर्न में क्या होता है, वहां पर उस बिजनेस का कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज में उनका स्टैंप होता है, कंपनी के नाम का स्टैंप होता है, कंपनी के नाम का सिग्नेचर होता है। सो वो कंपनी को एक सेपरेट लीगल स्टेटस है, क्योंकि वो क्या कर सकती है, साइन भी कर सकती है एज ए ह्यूमन बीइंग। पर सोल ट्रेडर को क्या नहीं रहता, सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं रहता है, सेम राइट्स नहीं रहता है उसको एज सेम एज अ पर्सन। जो एक इंसान को राइट्स है वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न को नहीं रहता, कोई भी उसके ऊपर केस नहीं कर सकता। समझो आप पार्लर चला रहे, तो आपका जो पार्लर का नाम रखा होगा आपने, उस नाम के ऊपर कोई केस नहीं कर सकता। हाँ, आप पे कर सकता है, पर आपका जो पार्लर का नाम है, समझो सपना ब्यूटी पार्लर, तो सपना ब्यूटी पार्लर पे कोई भी केस नहीं कर सकता, क्योंकि वो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है। आपके ऊपर कर सकता है, समझो आपका नाम मोना है, तो आपके ऊपर कोई भी केस कर सकता है, क्योंकि यू आर अ ह्यूमन बीइंग, राइट। बट सोल ट्रेडिंग कंसर्न को कोई भी सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं होता है। और ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, ये स्मॉल स्केल, छोटे टाइप का बिजनेस है, कोई भी बड़ा बिजनेस ये नहीं है, इसलिए सोल ट्रेडिंग कंसर्न इज अ स्मॉल स्केल बिजनेस। ओके, इसमें प्रॉफिट भी कम होता है, लॉस भी कम होता है। सो दिस इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न। अभी हम नेक्स्ट टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टडी कर रहे हैं, जो है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इसका नाम क्या है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली भी कहा जाता है। जॉइंट यानी एक साथ काम करती है, हिंदू फैमिलीज, सिर्फ हिंदू फैमिलीज ही इसको करती है। नेक्स्ट इज, ये एक बिजनेस है, इट कंडक्ट्स बिजनेस एज पर द हिंदू लॉज। जो हिंदू लॉ है, गवर्नमेंट का लॉ है ये, उस हिसाब से ये बिजनेस वर्क करता है। नेक्स्ट इज, इट इज कॉल्ड एज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया। सिर्फ इंडिया में ही ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलता है, विच इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मैच द पेस के लिए, FIB के लिए, हर जगह आ सकता है। इट इज गवर्न्ड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसके कुछ फीचर्स है अब जो हम स्टडी करने वाले हैं। मेंबरशिप इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज बाय बर्थ ओनली। एवरी चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली बिकम्स अ मेंबर। इसमें जो मेंबरशिप है, यानी इसमें वही लोग आ सकते हैं जो वहां पर बर्थ ले रहे हैं, यानी जन्म ले रहे। जैसे आपका अगर एक फैमिली बिजनेस है, तो आपके फैमिली में जो बॉर्न हो रहा है, जिसका बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, सिर्फ वही इसमें आ सकता है, बाहर के कोई भी लोग आप इसमें नहीं ले सकते हो। हर चाइल्ड, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉय हो, वो इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर एक हेड होता है, जैसे बोलते हैं ना कि हिंदू फैमिलीज में जो सबसे बुजुर्ग होता है वो उसका हेड होता है। सो द हेड ऑफ द फैमिली इज कॉल्ड एज कर्ता। जो हेड है उसको हम कर्ता कहते हैं। एंड अदर फैमिली मेंबर्स आर कॉल्ड एज को-पार्सेनर्स। जो बाकी के बचे हुए फैमिली मेंबर्स है उनको हम को-पार्सेनर्स कहते हैं। को-पार्सेनर्स मीन्स वो एक साथ काम करते हैं, दे वर्क टुगेदर। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेड इज कॉल्ड एज कर्ता, members of the family are called as co-parceners. number of members, there is no limit. जितने बच्चे वहां पर बॉर्न होंगे वो लोग क्या हो जाएंगे, मेंबर्स हो जाएंगे।
इसलिए मेंबरशिप को कोई भी लिमिट नहीं है। कर्ता इज द मैनेजर, कर्ता ही मैनेज करता है उस बिजनेस को, उस बिजनेस को कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है। जितने भी बिजनेस के डिसीजंस है वो कर्ता ही लेता है, बिकॉज कर्ता इज वेरी इंपॉर्टेंट हेयर एज ही इज द हेड ऑफ द फैमिली। जैसे अभी घर के बड़े जैसा बोलते वैसे ही सब लोग क्या करते हैं, काम करते हैं या उनकी हमें सुननी पड़ती है। उसी तरीके से ये जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, यहाँ पर कर्ता जो डिसीजन लेता है, जो बोलता है, वही बाकी के मेंबर्स भी करते हैं। कर्ता ने हाँ बोला तो हाँ, ना बोला तो ना। जो लायबिलिटी होती है वो लायबिलिटी कर्ता की अनलिमिटेड है, बाकी पार्टनर्स की लिमिटेड है। यानी जो हेड ऑफ द फैमिली है उसकी लायबिलिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड है, ठीक है। और जो बाकी के मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी जो भी लॉस होता है वो बाकी के मेंबर्स को नहीं लेना पड़ता। पर जो कर्ता है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अनलिमिटेड है, क्योंकि कर्ता ही यहाँ पर क्या करता है, डिसीजन लेता है, वही हर चीज को संभालता है। इसकी उसकी लायबिलिटी क्या हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। ओके, नेक्स्ट इज प्रॉफिट शेयरिंग। उनका जो रेशो है वो क्या होता है, चेंज होता रहता है। क्यों चेंज होता रहेगा, क्योंकि जैसे ही किसी का बर्थ होता है, ठीक है, उसका रेशो वहां पर जुड़ जाता है, उसको प्रॉफिट उसको भी देना पड़ता है। और अगर किसी की डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है, तो उसका प्रॉफिट का रेशो हटा देते हैं। इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो है वो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में चेंज होता रहता है। सो दिस इज जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। नाउ नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स होते हैं। दिस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज ओन्ड, यानी यहाँ पर ओनर, मैनेजर और जो कंट्रोलर है, यानी जो बिजनेस को ओन करता है, मालिक, जो कंट्रोल है, जो संभालता है, और जो मैनेजर है वो 2 या 2 से ज्यादा लोग होते हैं, इसलिए उसको पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। यहाँ पर जो ओनर है, जो मालिक है, ठीक है, वो पार्टनर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पार्टनर्स। और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फर्म कहलाती है। इस तरीके से हम इसको पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो पार्टनरशिप फर्म है उसका रजिस्ट्रेशन होना, गवर्नमेंट के हिसाब से उसका रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। और जो ये पार्टनरशिप फर्म है ये गवर्नड, यानी लॉ के हिसाब से इसका जो गवर्नर है, गवर्नड होता है, ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट है ये एक्ट का ईयर आपको याद रखना है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का ये एक्ट है जिसके हिसाब से इंडियन पार्टनरशिप फर्म चलता है। इसके कुछ फीचर्स है जो हमको स्टडी करना है। सबसे पहला है ये एग्रीमेंट होता है, यानी आपको एग्रीमेंट फॉर्म करना पड़ता है गवर्नमेंट के हिसाब से। उसमें सारे रूल्स लिखे हुए रहते हैं, जिस रूल्स के हिसाब से, जैसे एक रेंट का एग्रीमेंट होता है, वैसे ही जो पार्टनरशिप फर्म है ये एग्रीमेंट है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में। यहाँ पर लिमिट होती है पार्टनरशिप की। सो नंबर ऑफ पार्टनर्स हमको देखना है, पार्टनर्स कितने हो सकते हैं एक फर्म में, क्योंकि हद से ज़्यादा भी पार्टनर्स हो गए तो उस फर्म का कोई मतलब नहीं रहता है। मिनिमम यानी कम से कम वहाँ पर 2 पार्टनर रह सकते हैं। मिनिमम देयर कैन बी 2 पार्टनर्स, कम से कम 2 पार्टनर्स चाहिए। एक पार्टनरशिप फर्म को चलाने के लिए आपको 2 पार्टनर्स चाहिए। ओके, सो मिनिमम यानी कम से कम आपको कितने पार्टनर्स चाहिए, 2 पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड। एंड मैक्सिमम यानी ज्यादा से ज्यादा वहां पर कितने पार्टनर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम देयर कैन बी 50 पार्टनर्स, 50 पार्टनर्स एक फर्म में हो सकते हैं। अगर ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही बड़ी है तब जाकर वो पार्टनर्स 50 तक पहुंचते हैं, वरना मुझे नहीं लगता किसी भी फर्म में 50 पार्टनर्स की ज़रूरत होती है। ज़्यादा से ज़्यादा पार्टनर्स लोग इसीलिए रखते हैं ताकि वहाँ का जो कैपिटल है यानी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा हो सके। अभी जो लायबिलिटी है यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्टनर्स की, वो अनलिमिटेड होती है और जॉइंट और सेवरल होती है। अगर लॉस भी होता है तो सबको एक साथ उसको फेस करना पड़ता है, प्रॉफिट भी होता है तो सबको एक साथ फेस करना पड़ता है। जो कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट है, इज कंट्रीब्यूटेड बाय
पार्टनर्स एक साथ मिलकर क्या करते हैं, कैपिटल को कंट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप फर्म डज नॉट एंजॉय सेपरेट लीगल स्टेटस, उनका कोई सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं रहता। गवर्नमेंट के हिसाब से पार्टनरशिप फर्म को कोई लीगल स्टेटस नहीं होता है। इन पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर्स विदाउट द परमिशन ऑफ अदर पार्टनर्स। समझो एक फर्म में 5 पार्टनर्स है और किसी एक पार्टनर को अपने जो शेयर्स है उसके वो किसी और को देने, तो उसको पांचों का चारों का परमिशन लेना पड़ेगा। अगर सबने बोला हाँ आप कर सकते हैं आपके शेयर्स ट्रांसफर, तभी वो इंसान अपने शेयर्स को ट्रांसफर कर पाता है, नहीं तो नहीं। ऑल पार्टनर्स आर जॉइंट ओनर्स, जितने भी पार्टनर्स है सब वहां पर ओनर्स रहते हैं। नो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, कोई ओनर है कोई बिजनेस को मैनेज कर रहा है, अलग ओनरशिप और मैनेजमेंट है, ऐसा नहीं होता है। देयर इज नो सेपरेशन। पार्टनर्स शेयर्स प्रॉफिट एंड लॉसेस इन एग्रीड रेशो एज पर द पार्टनरशिप डीड, जैसे 2:3, 1:3, जितना रेशो होता है उसी हिसाब से उनको प्रॉफिट भी झेलना पड़ता है और लॉस को भी झेलना पड़ता है। जितना भी रेशो एग्रीड होता है वो एग्री करते हैं कि नहीं हम इतना इतना प्रॉफिट डालेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, उस हिसाब से उनका प्रॉफिट और लॉस डिपेंड करता है। अभी हम जो नेक्स्ट स्टडी करने वाले हैं वो है LLP, विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, पार्टनरशिप फर्म एंड joint stock company. Limited liability, which means the personal assets of the partners are not attached for paying off the debts of LLP. LLP limited liability यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है। सपोज आप किसी कंपनी में पार्टनर है और कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो गया, बहुत ज्यादा लॉस होने पर आपके जो पर्सनल एसेट है, समझो आपकी कार है, तो वो सेल कर कर आपको वो लोन पे नहीं करना है, क्योंकि आपकी जो लायबिलिटी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो लिमिटेड है। आपके जो पर्सनल एसेट्स है वो आप वहां पर डालकर उसको रीपे नहीं कर सकते। इसलिए ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? पार्टनरशिप फर्म एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में क्या है, आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है और जॉइंट स्टॉक कंपनी में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। इसलिए ये जो LLP है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज लिमिटेड। इट यू कैन नॉट अटैच योर पर्सनल एसेट्स फॉर पेइंग इट्स डेब्ट्स, यानी उसके लोन पे करने के लिए आप अपने पर्सनल एसेट्स को अटैच नहीं कर सकते। Nowadays it has become very popular form of business. All limited liabilities are governed by the Limited Liability Partnership Act 2008। जो एक्ट है हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का, उस हिसाब से हमारा ये फर्म चलता है, विच इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। 2008 के एक्ट के हिसाब से ये चलता है। कुछ लिमिटेड लायबिलिटी के फीचर्स है जो हम स्टडी करने वाले हैं। द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, एक अलग एंटिटी है ये, जिसको हम बॉडी कॉर्पोरेट भी कहते हैं। द लिमिटेड लायबिलिटी एंड पार्टनर्स आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। जो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है और जो पार्टनर्स है वो एक दूसरे से अलग है। यहाँ पर जो पार्टनर्स है वो मिनिमम आपको चाहिए 2, मैक्सिमम चाहिए अनलिमिटेड। कितने ही मेंबर्स वहां पर पार्टनर्स हो सकते हैं, एज इट इज हैविंग अ सेपरेट लीगल स्टेटस। नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम कैपिटल कंट्रीब्यूशन, आपको कोई भी कैपिटल वहां पर इन्वेस्ट नहीं करना है। इट इज सिंपल टू फॉर्म एंड इजी टू ऑपरेट, इजीली आप उसको ऑपरेट कर सकते हैं और इजीली आप उसको फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं आती है। नेक्स्ट इज द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज लिमिटेड टू हिज शेयर रिटर्न इन द एग्रीमेंट। समझो मैंने 200 रुपीज के शेयर परचेज किए, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ उतनी ही बनती है, उतनी ही मेरी लायबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। इट हैज अ लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, इस टाइप के बिजनेस को बनाने के लिए आपको ज्यादा पैसे नहीं लगते, इजीली बन जाता है। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग एंड लीविंग द
लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज स्टेटेड इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। आप पे कोई भी वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जब चाहे तब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं, जब चाहे उसको छोड़ सकते हैं। जैसे आपके पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट है उसमें लिखा होगा, उस हिसाब से आपको वहाँ पर वर्क करना पड़ता है। डबल टैक्सेशन इज अवॉइडेड, देयर इज नो टैक्स ऑन शेयर इन प्रॉफिट। टैक्स आपको वहाँ पर नहीं लगता। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, LLP में देयर इज नो टैक्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी। A cooperative society is a voluntary association of persons formed to achieve certain economic objectives. कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ये वॉलेंट्री एसोसिएशन है। वॉलेंट्री यानी आप जब चाहे उस ऑर्गेनाइजेशन में जाकर पार्ट ले सकते हैं और उसको छोड़ भी सकते हैं। दैट इज इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। द नेचर ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज सर्विस ओरिएंटेड। ये जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये आपको सर्विस देती है। आप प्रॉफिट अर्निंग उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, वो लोगों को सर्विस देने का काम करते हैं। इसलिए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं क्योंकि वो कस्टमर के बेनिफिट के बारे में सोचते हैं। द रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नेसेसरी इन महाराष्ट्र अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1960। ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है इसका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में कंपलसरी है। बाकी के स्टेट्स में कंपलसरी अभी तक नहीं हुआ है, पर महाराष्ट्र में ये कंपलसरी है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एक एक्ट है जो 1960 में बनाया गया है। उस एक्ट के हिसाब से इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन होना बहुत ज़रूरी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी के कुछ फीचर्स है जो हम अभी स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला है इसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है महाराष्ट्र में। दूसरा, मेंबरशिप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज ओपन टू ऑल। कोई भी जाकर कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्ट ले सकता है। अपना शेयर आप खरीद लो उसमें और उसमें पार्ट ले सकते हैं। अभी लिमिट ऑन मेंबर्स, कितने मेंबर्स हो सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी में? सो मिनिमम देयर आर 10 मेंबर्स। कम से कम 10 मेंबर्स वहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटी को फॉर्म करने के लिए ज़रूरी है। ओके, मिनिमम 10 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड एंड मैक्सिमम देयर इज नो लिमिट। द लायबिलिटी, मैंने आपको पहले बताया था, लायबिलिटी यानी उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी। द लायबिलिटी ऑफ अ मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी इज लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी में। नेक्स्ट इज इट डिफर्स फ्रॉम अदर types of organization and their aim is not maximization of profit but to provide service। जैसे मैंने आपको बताया था वो हमेशा आपको सर्विस देने के लिए काम करते हैं। प्रॉफिट अर्निंग उनका ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रहती है उनका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। द ऑर्गेनाइजेशन एंजॉयज इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस। कोऑपरेटिव सोसाइटी का अपना इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस है। द मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इज डेमोक्रेटिक इन नेचर एंड देयर इज इक्वल वोटिंग राइट्स। इक्वल वोटिंग राइट वहाँ पर हर किसी को मिलता है। शेयर के हिसाब से नहीं होता है। अगर एक मेंबर है तो उसको एक ही वोट देते आता है, या उसके पास एक ही वोट का राइट रहता है। सो देयर इज 1 member 1 vote। There is control and supervision by state government on the working of cooperative organization। cooperative organization जो है इसका वर्किंग जो है वो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। यहाँ पर मैंने आपको कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक एग्जाम्पल दिखाया है जो है वाल्मीकि कोऑपरेटिव बैंक। इस तरह से मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक जो है, यानी जिस भी बैंक के ऊपर आपको कोऑपरेटिव नाम दिखाई दे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। मिनिमम 10 मेंबर्स से बनती है और उसका जो एम होता है वो होता है टू प्रोवाइड सर्विस। नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी। ये जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है
इसमें भी जो कैपिटल रहता है वो लिमिटेड रहता है, और वो स्मॉल केस बिजनेस यानी छोटे बिजनेस के लिए ठीक है। जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है वो भी, जैसे आचार पापड़ का बिजनेस हो गया, उसके लिए ठीक है। उसके बाद यानी वहाँ पर कैपिटल की कमी आ जाती है। पार्टनरशिप फर्म में भी इतना आप लार्ज स्केल बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर लिमिटेड फंड्स आ जाते हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी हो जाती है, जो अच्छे अच्छे लोग हैं वहाँ पर नहीं आ पाते, क्योंकि फैमिली में भी सिर्फ आपको फैमिली मेंबर्स को ही लेना पड़ता है, बाहर की किसी इंसान को आप वहाँ पर नहीं ले सकते। इसलिए एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर आया है, जिसको जॉइंट स्टॉक कंपनी कहा गया है। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ मोर फॉर्मल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये एक फॉर्मल फॉर्म है एंड इट इज कैपेबल ऑफ सेटिस्फाइंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। जो मॉडर्न इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स है, जैसे मोर बेटर टेक्नोलॉजी, स्किल्ड पीपल, ऐसे जो रिक्वायरमेंट्स है वो आप जॉइंट स्टॉक कंपनी में पूरे कर सकते हैं। और ये इजी टू कंडक्ट कंपनी है, क्योंकि वहाँ पर आप स्किल्ड लोगों को लेते हैं, जो कैपेबल है वही आपका बॉस रहेगा। सो मेनी बेनिफिट्स आर देयर। और ये लार्ज स्केल बिजनेस के लिए अच्छा रहता है, जहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पर ही जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म होती है। दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी से जॉइंट स्टॉक कंपनी का फॉर्मेशन शुरू हुआ है। एट प्रेजेंट इन इंडिया वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो देर आर टाइप्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी सच एज पब्लिक, प्राइवेट, गवर्नमेंट एंड स्टैट्यूटरी। पब्लिक यानी गवर्नमेंट ओन्ड, प्राइवेट यानी प्राइवेटली ओन्ड, गवर्नमेंट यानी पूरी तरह से वहाँ पर गवर्नमेंट रहती है, and there is also a statutory form of joint stock company. Thank you students for watching this video. This is the part 1 of our chapter. Part 2 jaldi aayega, so please do like, share and subscribe.